अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां ताजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु जंहिं मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उन में सभ खां वॾो अहम मामिलो मुल्क जी मैशत जो आहे। IMF जो कर्ज़ो त मंज़ूर थी वियो ऐं हुकूमत खे हींअर तक़रीबन अगरि हुकूमत जे टेन्योर जे हिसाब सां ॾिठे सिर्फ़ु 1 महीनो रहिजी वियो आहे ऐं हुकूमत जी कारकर्दगी हिन 1 महीने में हाणे कीअं रहंदी, छाकाणि त अॻिते हली इलेक्शन वारो साल बि अची रहियो आहे ऐं इलेक्शन महीना शुरू थियण वारा आहिनि ऐं इलेक्शन कैंपेन भी शुरू थी आहिनि, पर बज़ाहिर हिन वक़्त ताईं को बि इन हवाले सां का तयारी नज़र न पई अचे। इन जे पोयां कहिड़ी वजूहात आहिनि, छा इलेक्शन थींदो या न थींदो, इन तमामु मामलनि ते अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर इन खां अलावा हिकु मामिलो 9 मई खां पहिरीं वारो आहे। 9 मई खां पहिरीं हिकु मुज़ाकराती कमेटी ठही हुकूमत ऐं तहरीक इंसाफ़ जे मुज़ाकरात जे हवाले सां, उन में वॾी पेशरफ़्त थी ऐं उन हवाले सां हिकु तासुर हो त शायदि इहे मुज़ाकरात कामयाब थी वञनि त शायदि मुल्क जी तमामु सियासी पार्टियूं हिकु पेज ते अची मामला हल थी वञनि। उन पेशरफ़्त में कहिड़ी रुकावट आई, छा मसइला थिया, उन बाबति बि अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदा। छाकाणि त जेकी महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे किशोर ज़हरा साहिबा, MQM जी सीनियर अॻवान बि आहिनि, पर हुन कमेटी जी मेंबर बि हूं ऐं उन्हनि सां इन कमेटी वारे मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। छाकाणि त हाणे बजट बि गुज़री वियो आहे ऐं कमेटी जी आख़िरी जेके मिनट्स हुआ उन में इहो तय थियो हो त बजट खां फौरन पोइ असेंबलियूं तैली थियूं ऐं इलेक्शन जो मामिलो विधो। त किशोर साहिब असां इन तमामु मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले क्योंकि आप उस कमेटी की मेंबर भी थी मुज़ाकरात की, बजट गुजर गया, क्योंकि आखिरी ड्राफ्ट जो था बजट का, इसका मुज़ाकराती कमेटी का, उसमें ये जिक्र था कि बजट के फ़ौरन बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाएगा। बजट गुजर गया, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, ईद भी गुजर गई, अब उस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अवाम कुछ हक़ाइक़ आपके थ्रू जानना चाहती है। आखिर उस मुज़ाकराती कमेटी में ये बात तय हो गई थी, तो अब इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा? हुकूमत के लोग जो थे, डार साहब थे, गिलानी साहब थे और बहुत अच्छी टीम वहाँ से भी बिठाई गई थी। 2 नौजवान भी बिठाए गए थे, एक वहाँ से, एक यहाँ से। वहाँ से साद रफ़ीक और यहाँ से नहीं, वहाँ से फवाद चौधरी और यहाँ से साद रफ़ीक। नौजवानों के साथ ज़्यादती कर रही हैं। भाई अभी तक तो जवान कहला सकते हैं ना। तो वो जवान खून थे, लेकिन उन्हें बरसबील तस्करा ये बता दिया गया था कि बहुत जोश की ज़रूरत नहीं है, फैसला करना है तो इसलिए सलीक़े से। तो जो एक ख्याल था कि वो जब आए भी उस तरफ थोड़ी बढ़ोतरी की तरफ, तब मैं एक उम्र सीधा बैठी हुई थी उनको रोकने के लिए। तो मैं कामयाब रही उसमें। अच्छा जी हाँ। तो खैर मैं आपसे बात कर रही थी उस दिन की, तो वो उन्होंने जैसे ही आके बताया तो मीटिंग नहीं शुरू की हुकूमत के लोगों ने। हुकूमत ने कहा नहीं, फौरी तौर पर मालूम किया, ताज़ा वाक़ा था, पता चल गया। बल्कि राना साहब को फ़ोन किया, हाँ नहीं, और ऑन स्पीकर लिया उनको फ़ौरन। ये नहीं कि भाई कोई नूरा है, कोई वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं गवाह हूँ इसकी। तो वो फिर उसी वक्त ये लहजे में सारी सूरत हाल बताई, नरम लहजे में सारी सूरत हाल। हाँ, नरम लहजे में उन्होंने सारी सूरत हाल बताई और ये तय हुआ कि फौरी तौर पर उन्हें रिहा किया जाए। वो रिहा हो गए और मीटिंग यहाँ पे शुरू हो गई। अच्छा, इस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय हुई, मैं बता भी दूँ कि जैसे उनका ख्याल था, उनकी ख्वाहिश थी कि 14 मई को गालिबन के इलेक्शन हो जाए, जो तारीख उन्होंने तय करके रखी हुई थी। हाँ, तो उसमें हमने वो वजूहात पेश की कि 14 मई को क्यों मुश्किल है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने रिजिडली उसको रिफ्यूज़ कर दिया हो, क्योंकि देखिए जो सूरत हाल माशी चल रही थी उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से, और ये किस तरह से इतनी जल्दी हो सकता था अगर उस वक्त में हुकूमत चाह रही थी बजट पास कर दे। हाँ, बजट पास कर लें, तो उस वक्त वो उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया और इस बात पर तैयार हो गए कि ठीक है 14 मई को नहीं, लेकिन जब बजट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद तो उसमें ये तरीके से इत्तेफाक हो जाता है। हाँ, ये नेगोशिएशन होती रही सब। बस एक हादसाती बात जो महसूस हुई वो ये कि जब दूसरी मीटिंग हुई तो उसी दिन, उस रात, बल्कि परवेज़ इलाही साहब के यहाँ छापा हुआ था और वहाँ पे कुछ ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी की सबकी। तो उससे और उसके अलावा हट के ये हो रहा था कि दोनों की तरफ ऐसे लोग मौजूद थे जो ना इलेक्शन चाहते थे, ना कोई ऐसी चीज़ चाहते थे कि मसला हल हो जाए।
ऐसे लोग भी तो होते हैं ना हमारे दरमियान, बिल्कुल। दोनों तरफ से थे वो। अच्छा, दोनों तरफ ऐसे लोग थे, ऐसे लोग थे कि मसला हल ना हो। हाँ, कि यहाँ तादाद तो टोटल 4-4, 5-5 थी, फिर भी उसमें वो लोग थे। नहीं, मगर देखिए वो दोनों पार्टियों के साथ बहुत उनके चाहने वाले, अब ये लोग पहचानते नहीं। कमेटी में थे या बाहर थे कमेटी? ना, कमेटी के बाहर, कमेटी में कोई भी फर्द ऐसा नहीं था। देखिए वहाँ से भी लॉ के कमेटी बेख्तियार थी, हैं? बेख्तियार नहीं, कमेटी अपना काम कर रही थी, मगर मॉब जो होती है ना वो बेख्तियार होती है। अच्छा। बाहर का कारकुन जो है ना वो बेख्तियार होता है। बाहर का दबाव इतना था कि वो ज्यादा असरअंदाज। नहीं, दबाव नहीं, उनको कुछ नहीं कि कैसे रिजॉल्व करना चाहिए या क्या करना चाहिए। उसको तो जब लीडर का या उसका हुक्म जाता है फिर वो सोचता है, जब उसे समझाया जाता है वो तो हाथ में पत्थर लेके खड़ा होता है ना। लेकिन अफसोस की बात है, तहरीक इंसाफ तो अपने लीडर से डिक्टेशन ले रही थी, हुकूमत किससे डिक्टेशन? अपनी पॉलिसी से दे रही थी ना। हुकूमत की भी अपनी पॉलिसी थी ना कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, टाइम पे इलेक्शन करेंगे। तो वो तो कहते थे हम जरा अपने चेयरमैन से नहीं, देखिए हुकूमत ने बहुत समझदारी से काम लिया, क्योंकि आप देखिए पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे, ठीक है, उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं किया बिल्कुल। उन्होंने कहा कि नहीं मैं टेबल टॉक के हक में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया हो। सब लोग मिले बैठे, अगर इसमें हम लोग भी थे कि अगर पार्टी का एक हिस्सा नहीं तैयार तो बाकी तो तैयार है, तो इसलिए उनकी बात को। अच्छा, ब्रेक से जाने से पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये क्या वजह थी कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में 2 एमक्यू के रहनुमा, जबकि दूसरे सियासी पीडीएम इतनी बड़ी जमातें वो नहीं थी, आप लोगों को ज्यादा पार्टिसिपेशन? वो मैं बता देती हूँ, इसलिए कि असल में खालिद मकबूल साहब को बैठना था। खालिद भाई कहीं बहुत बिजी हो गए थे, तो उन्हें मैं मिली तो उन्होंने कहा कि बाजी आप कर लीजिएगा ये। फिर उन्होंने सोचा कि पता नहीं मैं करूंगी कि नहीं, कहना नहीं मानती मैं किसी का। तो उन्होंने फिर अबू बकर हमारे एमएन ने उनसे कहा। अच्छा, हम दोनों ने आपस में बात नहीं की, वो भी पहुंच गए और मैं भी पहुंच गई। अच्छा, जब एक ही मेंबर था। अच्छा, तो वो फिर उसके बाद मुझे बिठा दिया गया उसमें। ये होगा नहीं, बैठे थे दोनों ही थे ना आप? नहीं, पहले दिन बैठे थे थोड़ी देर, लेकिन वो भी काफी तगदो के बाद कुछ सहाफियों ने कुछ उन्हें पूछ लिया था, क्योंकि वो नए आए ना तो उनकी इतनी चेहरा शनासी नहीं थी। हाँ, इस वजह से तो मुझे दरवाजा खोल के लोगों ने भेज दिया और उनको रोक लिया, लेकिन मैं रुकी रही। सारा एमक्यूएम का वजन आपके ऊपर था इन कमेटी? कोई वजन नहीं था, क्योंकि गुड फेथ में चीजें होनी थी ना, तो मैं इसलिए तैयार भी हो गई, क्योंकि मैं मसाले तो कहा भी जाता था कि आपका टिल्ट कुछ ज्यादा पीटीआई की तरफ है, कहीं आप डिसीजन या आपका फैसला की पीटीआई लोग समझ रहे होंगे, लेकिन जब ऐसी टीम में बिठाया जाता है तो आदमी पहले मुल्क के बारे में सोचता है, वतन के बारे में सोचता है। किसी साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें ना? ब्रेक का उठो, ब्रेक का मुकाबला सिलसिले के जारी। वेलकम बैक नाज़रीन गालगोल जो सिलसिलो जारी है। किशोर ज़ाहिर आसम अगर मौजूद हैं ब्रेक खां पहिरीं असां गालगोल कयासीं, गालगोल कईसीं जेकी कमेटी वारा मामला उन्हें ते कुछ सवाल हैं, मां चाहींदो पुछां। किशोर साहब, आपने बड़ी तफसीली तौर पे बात की, लेकिन एक अवाम के जहनों में तासुर है कि सब चीज़ें बेहतर थी, तो रुकावट क्यों आई? सब चीज़ें आप भी कह रही हैं बेहतर हैं, वो भी कह रहे हैं बेहतर हैं। मैं आपसे यही तो जिक्र कर रही हूँ कि हर पार्टी में देखिए दायरा वसी होता है। हमारे पास भी 10-11 पार्टियां मिला के बनी हुई है और उनके पास भी अफरादी कुव्वत काफी थी, लेकिन उसमें हर तरह के हर क्लास के लोग थे। लेकिन ये भी कहा जाता है हमारे हुकूमत की तरफ से सिंसियरिटी नहीं थी, वो ये नहीं चाहती थी कि हम इनकी बात माने। ये भी तासुर। अगर ऐसा होता तो क्यों करते? वो कहते टाइम डिलेड टैक्टिक थी। नहीं 14 मई गुजार दें फैसला जो नहीं, वो तो था, हमारी नीयत थी कि हम ये चाहते थे कि 14 मई वक्त बहुत कम है, और वो उसकी वजह से कि जो माशी सूरत हाल चल रही है, IMF का प्रेशर चल रहा है, और ऐसे वक्त में ट्रांसफर ऑफ पावर जो है जिसके हाथ में जाएगा वो भी परेशानी में फंसेगा, और इस वक्त जो ये ट्रांसफर करेगा ये भी नहीं, तो ये टाइम नहीं है, इसका टाइम गलत है। हो गए अब जैसे मुज़ाकरात में पहली जो कंडीशन जिस पे हतमी इत्तेफाक था कि बजट के फौरन बाद असेंबली बजट के बाद, लफ्ज़ फौरन नहीं था, बजट के बाद मतलब अगले बजट। हाँ नहीं, क्योंकि देखिए बजट तो 30 तारीख तक जाता है ना। हमारे यहाँ ये कि हज के मामला थे, इसे जल्दी समाटना। मेरा सवाल ये है कि क्या अभी आपको जो टेन्योर है 18 अगस्त
उससे पहले असम्बलियां खत्म होते नजर आ रही हैं या सिर्फ 18 को ही करेंगे, क्योंकि अब मुज़ाकरात तो है नहीं, मेरा ख्याल है वक्त पे खत्म होगा, वक्त पे असम्बलियां खत्म होगी। क्योंकि ये तासुर है वक्त पे अगर खत्म होगी तो अभी तक निगरान सेटअप के हवाले से तो कोई बातचीत नहीं हुई। आप एमक्यूएम से कोई बातचीत हुई है, कोई नाम शाम नहीं, बातचीत अभी नहीं हुई, लेकिन बातचीत करने में कितना वक्त लगता है। अच्छा, जबकि फैसला करना होगा। ये रोमन्स जो फैल रहे हैं कि भी शायद इसको लॉन्ग टर्म किया जाए, ये इस पर पे आप क्या कहेंगी? देखिए, रूमर्स के बारे में तो कह नहीं सकते। कभी ये भी होता है कि जो खबरें उड़ी हुई होती हैं वो वैसे ही लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, या लोग खुद भी बहुत अपनी तरफ से फैसले कर लेते हैं कि ये भी हो रहा है, ये भी ऐसे करेगी तो इनकी रुकावट डालेगी कि टेन्योर पे होना चाहिए, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए हम इत्तेहादी हैं उनके, तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा ना। वैसे जमहूरी रवायात क्या है? जमहूरी रवायात, देखिए जमहूरी रवायात तो ये है कि वक्त पे होना चाहिए, लेकिन जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना उसको देखते हुए होगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब मईशत में मैं भी नहीं जाना चाह रही कि हम सियासत पे बात कर लें कि मईशत के हवाले से हालात जो हैं अब एक सहारा मिला है, लेकिन चंद दिन का। अच्छा, तो मईशत भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सियासी मामला भी। एक चीज़ और भी जहन में आ रही है, सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप समझती हैं कि अवाम सेटिस्फाई हो चुकी होगी? क्योंकि आप लोगों ने 1.5 साल के अंदर अंदर इक़्तिदार संभाला, 1.5 साल के इक़्तिदार आप लोगों के पास रहा, पीडीएम के पास, पूरी इत्तेहादी पार्टियों के पास। इन 1.5 सालों में अवाम को आप फेस दिखाने के काबिल इक़दामात कर चुकी हैं कि अब इलेक्शन में जाएंगे तो अवाम का वोट मिलेगा? देखिए, उस वक्त भी जो इंतकाल इक़्तिदार हुआ लोग परेशान थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हुए थे। लेकिन इस वक्त भी मैं नहीं समझती कि लोग बहुत खुश हैं। खुशी क्योंकि अनसर्टेनिटी है हर चीज़ में, कैसे खुश होंगे? आप अंदाज़न भी बता सकते हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो क्या होगा, कौन जीतेगा? सूरत हाल वाज़ेह नहीं है बिल्कुल। नहीं, अवाम तो ये देखेगी नहीं कि हमारे लिए काम किसने किया है, वो भी तो सवाल होगा ना अवाम की तरफ से। आपके पास कोई जवाब होगा इसका अवाम के लिए? भाई हम तो फरिश्तों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, फरिश्ते आके जिताएंगे। हाँ। ये फरिश्ते कौन से हैं? ये इमरान खान वाले या वो नवाज शरीफ? नहीं, आसमान से आने वाले, आसमान से आने वाले फरिश्ते। अच्छा, मतलब फरिश्तों पे उम्मीदें वापसता है। हाँ, इसलिए कि आपस में मामला जो है ना बहुत मुश्किल से सुलझते हैं, और वहीं से हमारी गुफ्तगू मुनक़ता हो गई, और वो सुलझने में बहुत से ऐसे भी आ जाते हैं जो तोड़ देते हैं। आप भूल रहे हैं बिल्कुल शायद कि उस वक्त में यहाँ मीटिंग हो रही है, कमेटी हो रही है, वहाँ तकारीर हो रही है। आपने देखा, यहाँ कभी उस तरफ से हो रही है तकारीर, कभी इस तरफ से हो रही है। वैसे आपको ज़ाती तौर पे क्या लगा, क्योंकि आप अपने इंसान के अंदर ही ऑब्जर्वेशन भी होती है ना, आपको ज़ाती तौर पे क्या लगा कि पार्टी टू पार्टी, डेलीगेशन टू डेलीगेशन फॉल्ट था या क़यादत टू क़यादत फॉल्ट था मुज़ाकरात में? देखिए, क़यादत तो क़यादत भी नहीं, क़यादत तो क़यादत भी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत सुलझी हुई तबीयत के आदमी हैं। अच्छा। और इमरान खान साहब भी बैकफुट पर गए थे, इसीलिए मीटिंग हुई, वरना मीटिंग हो सकती थी क्या? लेकिन कहा भी जा रहा था ना कि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त अड़ी मार के बैठ गए थे, नहीं ये नहीं बात मानूंगा, इलेक्शन होंगे तो 14 को ही होंगे। नहीं, फिर बात मानी गई थी ना कि 14 को नहीं होगा इलेक्शन, उसके बाद होगा, बजट के बाद होगा। मानी या नहीं मानी गई? मानी गई तो कुछ तो खबरों में तो ये कुछ तो सुना होगा ना उन्होंने। अच्छा, आपको वही सवाल मैं पहले जो आपसे किया था कि अवाम के पास जब जाएंगे, आपने कहा फरिश्ते, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए बजट में खाली 35% तनख्वाहें, ये काफ़ी है अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए? देखिए, मैं आपको मिसाल दूं अवाम के रिलीफ होने की। आप यकीन कीजिए कि जब ये फैसला हुआ कि मुज़ाकराती टीम पे बैठेंगे, तो चीज़ जो गली कूचों में हो रही थी, वो जब एक जिम्मेदार टेबल के ऊपर आ गई, उस रात लोग बड़े चैन से सोए थे। मुझे इसलिए मालूम है कि हर आदमी दूसरे दिन फोन कर रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, कुछ तय तो ये चाहती थी कि तय हो जाए। हाँ, और बहुत ज्यादा ये नहीं कि फला कामयाब हो या फला का हालात ठीक हो। देखिए, सबसे बुरी चीज दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, लोग उससे परेशान हो गए, उनके मसाइल नहीं हल हो रहे। आप ये जो कुछ हो रहा है कुछ सालों से, आप ये बताइए क्या कुछ सस्ता हो गया या कोई चीजें बन गई यहाँ पे अवाम के लिए? क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो अगले दिन आपसे बनता है ना, आप इक़्तिदार में है ना। हाँ। क्या हो गया? हाँ। आपने जवाब देना नहीं, मतलब इक़्तिदार भी किन हालात में मिला है ना, ये बताइए। हुकूमत वक्त को किस सूरत हाल में मिला मुल्क? नहीं, देखिए किसी से ये भी सवाल है ना कि इक़्तिदार जिस हालत में मिला, अवाम को तो इससे लेना देना नहीं। अवाम को तो पीटीएम ने ये बताया था कि इक़्तिदार में आएंगे तो आपको श्रीलंका नहीं बनने देंगे। इक़्तिदार का मसला ये है कि देखिए, इक़्तिदार मिले तो अवाम को कुछ मिले, अवाम को देने के लिए कुछ नहीं था। बिल्कुल।
लेकिन ये भी तो है ना कि आप लोगों ने इक़्तिदार में आने से पहले, पीटीएम की बात कर रहा हूँ और तमाम इत्तेहादी पार्टियों की, इक़्तिदार में आने से पहले ये कहा था कि हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे, चेयरमैन पीटीआई कुछ श्रीलंका ना बना दे, इसलिए हम इक़्तिदार नहीं में तो आ हम रहे हैं। श्रीलंका नहीं बनने दिया ना, हुकूमत नहीं बनने दिया ना, ये नहीं, पहले ये जवाब दीजिए, श्रीलंका नहीं बनने दिया ना, अभी डिफॉल्ट तो नहीं हुआ ना, इक़्तिदार, शहबाज ज़ैदी, डिफॉल्ट तो नहीं हुआ, मुफ्ता इस्माइल, सारे जो मौशियत के माहिर थे, डिफॉल्ट हुआ तो नहीं ना। आप सुनिए, आप हालात हाजरा पे बात करना चाह रहे हैं, मैं यही तो कह रही हूँ कि डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन हमें एक महदूद, सुनिए, हमें महदूद मुद्दत दी हुई है कि इसमें हालात ठीक करने हैं, इसी चीज से इत्तेफाक करेंगे कि अवाम पे बोझ तो डल गया। हाँ, नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ कि अवाम अब भी मुतमईन नहीं है, ये बता रही हूँ। पर अवाम ये भी सोचती है ना कि पीटीआई के दौर में शायद हमें इतना शायद पेट्रोल ना जेब से भरना पड़ता, 260 270 का, आज हमें भरना पड़ रहा है, तो उस वक्त की देखिए ये वाले हालात जो है ना पीटीआई ने खराब किए थे ना, ये तो बहुत पीछे तक कहानी जाएगी कि कहाँ से खराब हुए। आप बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं कितना पीटीआई खराब नहीं किए थे हालात, हाँ, जबकि ये नहीं, ये बहुत पहले से। आप जरा मईशत पे बात करने आइए, मैं आपको कायल कर दूंगी। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं आप ये बताइए कि अभी भी जो प्रॉब्लम थी, जब जिस वक्त ये मसले शुरू हुए मईशत के, हुकूमत लगी हुई थी कि किसी तरह भी आईएमएफ हमारा मामला दुरुस्त कर दे। मेजॉरिटी आईएमएफ को बुरा भला कह रही थी, इसलिए कि वो शायद पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे भी उन्होंने उसको मना तो लिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, मेरी खुद उसकी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है, हम आईएमएफ को क्यों बुरा कहें? आप ये बताइए, वो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ना हम अवाम से नाराज़ हैं, हम सिर्फ इस निज़ाम से नाराज़ हैं। हम जो सब्सिडी देते हैं वो यहाँ की अवाम के लिए देते हैं, वो अशराफिया के पास जाती है, और जो अवाम है उसके ऊपर टैक्स लगता है, ये हकीकत है, और ये साल से हो रहा है। तो शायद मैशत में कायल नहीं कर सकी, लेकिन आप इस चीज पे जरूर कायल हो चुकी हैं कि पीटीआई दौर में हालात खराब नहीं, पीछे से। अरे पीछे से आ रहे हैं भाई, तो कब से आ रहे हैं? फिर वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये हुकूमत कह रही है कि पीछे से नहीं है, ये पीटीआई दौर के 3 सालों में ही खराब हुए। पीटीआई उनको कह रही थी, उनसे पहले वो उनको कह रहे थे, ये तो लाइन है। असल कौन, वजह क्या, असल जवाब क्या है कि कौन? नहीं, ये देखिए, एक्चुअली बड़ी बदनसीबी हमारी है कि पाकिस्तान के सिस्टम पर गौर नहीं किया गया। सिर्फ ना पीटीआई ना ये हुकूमत, आप देखिए सब भी। मैं ये समझती हूँ कि आज भी अगर हम फैसला कर लें, आगाही पैदा कर लें, तो शायद हम इससे निकल सकें, वरना हम कभी नहीं निकल सकेंगे। मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ कि मैं किसी शादी में जाती हूँ जहाँ कहीं बेहतर घराने में, यानी अच्छे लोगों में शादी हो, तो जब मैं किसी लड़की को दुल्हन बने देखती हूँ कि वो 20 लाख का जोड़ा पहने हुए, अब वो चाहे किसी की बेटी हो, रुखसत हो रही हो, या किसी की बहू हो, तो यकीनन 20 लाख का जोड़ा और 12,000 लोग खाने के ऊपर आम आदमी तो नहीं कर सकता ना। तो वो बिजनेसमैन जो है वो बैंक से उधार लेके करता है, लोन लेके करता है। बैंक स्टेट बैंक से लोन लेता है, स्टेट बैंक आईएमएफ से लोन लेता है, और इन लोन लेने वालों की लिस्ट उठाइए, कुछ नहीं तो 40% लोग माफ करवा चुके होते हैं। अच्छा, और बंदा तो माफ नहीं कराता है? या तो सियासतदान होता है या बेरोजगार, जो भी हो, आम गरीब बंदा चलाने वाला। नहीं, आप सियासत में अब यूँ नहीं कह सकते। ये उस जमाने में जबकि आम आदमी नहीं आता था सियासत में, ये तो एमक्यूएम ने कमाल दिखाया ना कि साइकिलें चलाने वाले और पजामे पहनने वाले लोग इन ऐवानों में आके बैठ गए, लेकिन उनकी गिनती इतनी नहीं है जितनी उनकी है जो ज़राअत पे टैक्स देते हैं, किराए अपने लोन्स वो माफ करवाते हैं, जमीन उन्हें मुफ्त मिलती हैं, मुफ्त नहीं मिलती तो औने पौने हजारों लिस्टें। आईएमएफ से लोन क्यों लेते हैं? आईएमएफ से लोन गरीबों के लिए लेते हैं ना, हाँ, या ब्यूरोक्रेट्स के लिए? नहीं, देखिए, एक चीज हेल्प होती है, सुनिए, एक चीज मदद होती है, उनकी एनजीओज भी करती हैं, लेकिन मदद की जाती है भूखे की, और जिसके पास कुछ ना हो खाने के लिए। लोन उसको दिया जाता है जो लोन वापस करे। वापस करने वालों में जैसे जब 50% मई लोन के चले जाएंगे या पैसे बाहर रख के यहाँ आ जाएंगे, तो पैसे कहाँ से उतरेंगे? फिर आप रोए बैठ के आईएमएफ ये कह रहा है, आईएमएफ सुनिए, आईएमएफ खुल के कह रहा है कि आप जो टैक्स लीजिए उनसे जिनके ऊपर वाजिब होता है वो नहीं देते टैक्स। अच्छा, हाँ, और हम किस पर टैक्स लगाते हैं?
आम दुकान, छोटे दुकानदार के ऊपर, छोटे तनख्वाहों के ऊपर लगाते हैं। जिम्मेदार है ना। हाँ, अपर क्लास जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेसी भी है, बिल्कुल, उसमें सियासतदान भी है। सारे नहीं है, लेकिन ये जो एक सिस्टम निजाम रहा है, जागीरदाराना निजाम, जागीरदाराना निजाम, वडेराना निजाम, फिर वो इसी वजह से कानून साजी भी नहीं होने देते कि उनके खिलाफ कानून साजी ना हो या जुमरात वगैरह खत्म हो, इसलिए रुकावट डालते हैं वो। भाई देखिए, वो तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, आप मेरा खामखा सबको दुश्मन बनाएंगे कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाते। अच्छा, हाँ, इसी वजह से। हाँ, सारी चीजें यही, उसी के पीछे यही है। कहाँ होते हैं बल्दियाती इलेक्शन? पाकिस्तान, कराची में मुस्तफ़ा कमाल के बाद, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने शहर का नक्शा बदल दिया था, 7.5 साल उसकी सजा आवाम को मिली, कैसे वोट दिया था, 7.5 साल इलेक्शन नहीं हुआ, और उसके बाद 3-4 महीने के लिए हमारे दूसरे मेयर लाए गए तो उन्हें इख्तियार नहीं दिया। पता है कि जिसने इलेक्शन नहीं कराए उसी 7.5 साल में उसी के इत्तेहादी भी एमक्यू बन के रही है, पीपल्स पार्टी की। किसकी? पीपल्स पार्टी की। नहीं, देखिए एमक्यूएम तो सबका इत्तेहादी बन के भी देखा और फिर छोड़ के भी देखा। नहीं हुआ उस दौर में इत्तेहादी भी रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि छोड़ के भी देखा और इत्तेहादी होके भी देखा। हमारी तो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, कुछ नहीं मिला। हाँ, छोड़ के और इत्तेहादी बन के फिर भी कुछ हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है, और आज तक ऐसे ही है। अच्छा, फिर मतलब आपको पार्टी में इतनी वर्थ नहीं है? नहीं, देखिए, हम हिजरत करके आ गए, हमें यहीं रहना है, लेकिन ना हम बहिरे अरब में छलांग लगाएंगे, ना हम कहीं और जाएंगे। कोई कहीं जाता रहे, हम अपने वहीं पे जमे हुए जहाँ आए थे। देखिए, जो पंजाब में उसमें वहाँ के गए, इसी तरह से जमे, जो सिंध में वो जो जहाँ बैठा था वहीं पे बैठा हुआ। ये अलग बात है कि हमें अपने हुकूक के लिए, अपने आप को पाकिस्तानी मनवाने के लिए सबूत बड़े देने पड़ रहे हैं, जानें देनी पड़ रही हैं। हमारे लोग लापता हैं, आप सोच नहीं सकते कि अभी देखिए बहुत जुल्म हुआ है, लोग कह रहे हैं नून लीग के ऊपर, यकीनन हुआ है, कुछ भी नहीं है उस जुल्म के आगे जो हमारे ऊपर हुआ है। हमारी औरतों ने जनाजे उठाए कि हमारे पास मर्द लड़के नहीं थे, मार दिए गए थे या रूपोश हो गए थे या चले गए थे, हमने वो वक्त काटा। हमारे इस वक्त भी जेलों में लड़के बैठे हैं। मैं इस शोबे को अपने देखती हूँ, मैं जेलों में जाती हूँ मिलने के लिए, और मेरी जिम्मेदारी है उनकी फैमिली इसको लुक आफ्टर करना। तो बतौर इत्तेहादी होके भी आप उनको रिलीफ नहीं दिला सके? हाँ, नहीं दिला सके। देखिए, हम बेबसी है, नाकामी है, बेबसी है या नाकामी है? मैं इसे नाकामी भी नहीं कहूँगी, बेबसी भी नहीं कहूँगी, हिम्मत कहूँगी, क्योंकि हम जाएंगे तो नहीं कहीं, यहीं रहेंगे, लड़ते रहेंगे या मांगते रहेंगे। ये कैसी हिम्मत है कि आप अपने लोगों के लिए कुछ कर भी ना सकें और इत्तेहाद में भी रहें और खामोश भी रहें? नहीं, अपने उसूलों पे खड़े हुए हम कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें मानो, जो लोग गलत पकड़े हैं उन्हें छोड़ो, ये ह्यूमन राइट की वायलेंस है बहुत। और लेकिन हर आदमी ये वादा करता है कि हम मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कि हम लेके आएंगे, लेकिन हाँ, एक ऑफिसर ने मुझे बड़ा खुल के कह दिया था कि इन्हें तो हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता है। लेकिन मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, हो सकता है वो सुन भी रहे हों, कि देखिए फिर आप एक काम ये कीजिए कि इन्हें मार के दे दीजिए, मरने की लाशें काट के मत दीजिए, इनके घर वालों को भी संभालना होता है। और फिर ये कि जब नहीं मिलते, देखिए आदमी मर जाता है तो कुदरत का निज़ाम है, कैसी भी मौत हो 2 दिन 4 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता दफन करके सब्र आ जाता है। लेकिन जिसका कि मालूम ही ना हो, उस फैमिली को हम क्या जवाब दें, हम क्या करें? तो मेरी गुजारिश है आपके तवस्सुस से भी कि भाई आप नहीं वापस करना चाहते हैं तो आप इन्हें मार के बॉडीज दे दीजिए, ताकि इनके घर वाले उनको दफन कर लें और चैन से बैठ जाए। सर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करना है। ब्रेक का उठो, ब्रेक का मुकाबला। वेलकम बैक नाज़रीन किशोर ज़ारा साहब सां ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी है। वरी दिलचस्प ऐं अहम मालूमाती गुफ्तगू थी रही ब्रेक खां पहिरीं। ब्रेक खां पोइ हाणे ज़ारी ॻाल्हि अचे, मैडम मुलाज़िमिन बहाली कमेटी जी चेयरमैन भी आहिनि, मेंबर भी आहिनि ऐं सदारत बि कंदी रही आहिनि वग़ैरह इजलास में। त मैडम किशोर सां मालूम कंदासीं त हीअ जेके बहाली मुलाज़िमिन जेके आहिनि वो केड़े केड़े तौर जा मुलाज़िमिन, ये थोड़ा मालूम करना। सबसे पहले क्योंकि आप मेंबर हैं मुलाज़िमिन बहाली कमेटी की, ये आपसे ज़रूर मालूम करना चाहेंगे तो ये तासुर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो मुलाजिम बहाल हुए हैं या जो निकाले गए थे, इस सारे के सारे तहरीक इंसाफ के दौर पे निकाले गए मुलाजिमिन हैं। तो आप मेंबर हैं, ज़्यादा बेहतर अथेंटिक मालूमात नाजरीन को दे सकती हैं कि सिर्फ वो 4 साल के दौर के मुलाजिमिन निकाले गए हैं या पिछले दौरों के भी हैं?
ये एक्चुअली वही जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2010 में, तो बेरोजगारी को देखते हुए ना हुकूमत ने फैसला किया था और इन लोगों को इदारों में, स्पेशली PIA में, एविएशन में, तमाम जगहों पे ये किए गए थे। लेकिन फिर उसके बाद का जो टेन्योर आया तो उसमें एक तो ये देखिए इदारे कुछ ओवरलोडेड भी हो गए थे। हाँ, तो इदारे कुछ ओवरलोडेड भी हो गए थे। तीसरा ये कि देखिए ये IT का ट्रेंड ज़रा सा बढ़ गया था, तो उसमें एक ऐसी बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जो, एक तो ये कि उन्हें जॉब करते करते बहुत साल हो गए थे, नई टेक्निक से वो वाकिफ़ नहीं थे, नए लोग जो पढ़ लिख के निकल रहे थे। तो ख़ास तौर से प्राइवेट इदारों ने और दूसरे सरकारी इदारों ने भी ये किया कि उन लोगों को तो निकालना शुरू कर दिया और नए लोगों को भरना शुरू कर दिया, तो एक बार फिर डिसबैलेंस हो गया वो। और अभी तक ये हो रहा है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जो 10 के मुलाजमीन पीपल्स पार्टी के दौर के रखे गए मुलाजमीन, लेकिन मैं सियासी पार्टियों का नाम ही नहीं ले रही, मैं तो आपको वजूहात बता रही हूँ, क्योंकि उस वक्त बेरोजगारी थी तो असदुद्दारी साहब ने कमेटी जो बनी है, अब बनी, मैं अभी बताई ना, तो वो इसलिए बनी है कमेटी कि जिनके साथ ज्यादती हो गई और निकाल दिए गए तो उनको वापस जॉब्स पे लाया जाए। वो भी नेक नियति से था, ये भी नेक नियति से था, ये भी नेक नियति से है। लेकिन ये सवाल भी है कि ज्यादा मुलाजमीन किस दौर में निकाले गए जो आपके पास? नहीं, जितने उस वक्त रखे गए बेशतर वो निकाल दिए गए। ठीक है, पीपल्स पार्टी के दौर के रखे हुए जो 2018 से पहले वाले दौर में निकाल दिए। अब आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि PDM वालों में लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई वाला काम नहीं था। उसने नहीं भाई, हकाइक ये हैं। कल ये ना कोई कहे ना कि भाई इस कमेटी ने PTI के दौर के मुलाजमीन जो निकले थे उनको बहाल किया है। नहीं भाई, तो आप ये बताएं कि किस किस दौर PTI के दौर का तो मुझे नहीं मालूम, मैं थी उसमें, उस वक्त नहीं निकाले गए थे, ये 2010 के जमाने में रखे गए थे। फिर उसके बाद की हुकूमत जो आई तो फिर उन्होंने उस ओवरलोडेड भी था और ये भी था कि मैंने कहा ना कि IT का दौर आ गया। नहीं, IT का जो दौर आया है ना, तो उसमें देखिए जो भी मैनेजमेंट होगा वो तो प्रॉफिट कमाना चाहता है या कम से कम बराबर पे तो आना चाहता है। तो उन्होंने ये किया फिर कि वो लोग देखिए, हालांकि उनके साथ ज्यादती हुई जिन लोगों को निकाला गया, क्योंकि वो देखिए जब आए और 15 साल हो गई तो उनकी वो एज भी निकल गई कि वहां से निकल के दूसरी जगहों पे जाएं, ये सोचे बगैर उनको निकाला गया और नए लोग उसमें भर लिए गए। तो अब जो है, एक सवाल है जी, आपने इस चीज का तो इतराफ किया कि निकाला गया उनके साथ ज्यादती, आप इस चीज का इतराफ बिल्कुल, ज्यादती करने वालों को सजाएं क्यों नहीं दी गई? उन ब्यूरोक्रेट्स को बुला के सजा के दायरे कार में क्यों नहीं लेके आए? ये कमेटी के पास ये इख्तियार नहीं है? बड़ा तल्ख सवाल आपने कर लिया वैसे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि MNAs तो आते हैं और चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपनी मुद्दत पूरी करके जाते हैं, उनकी अपनी मर्जी पे है। और मैं आपके तवज्जुह से ये आवाम तक बात पहुँचा दूँ कि मैंने एक बिल जमा करवाया है, असेंबली से वो पास हो गया है, लेकिन मैं समझती हूँ कायमा कमेटी से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में पूरी आबादी 2 हिस्सों में, एक हैव और एक हैव नॉट। आप अगर हैव की सैलरीज देखिए, उनकी मराद देखिए, उनकी चीज़ें देखिए और नीचे आते चले आइए जहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं या छोटी छोटी पोस्ट के ऊपर हैं, वो पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते। ऊपर की तरफ अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर उनकी, देखिए हम बजट हम थोड़ी बनाते हैं, भाई FBR बनाता है, जो अफसरान बनाते हैं वो 17, 18, 20, 22 के, उनको पता ही नहीं क्या चीज़ें महंगाई, या पता है इसलिए वो ऐसा करते हैं कि उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनको गाड़ियाँ फैमिली के लिए मिलती हैं, अपनी मिलती हैं, हमारे उसकी तरह नीचे आए हैं, पास करके बंद करवा दें। हाँ सुने तो सही, अब फर्ज कीजिए कि नीचे एक आदमी को 25,000 तनख्वाह बढ़ा के की गई है, वो भी 16-17 हज़ार मिलती है कि वो नागा करे, बीमार हो, वो काट ली जाती है। और आप ऊपर की सतह पे चले जाइए तो कहीं कुछ नहीं, उनके रिटायरमेंट से पहले बच्चे बाहर जा चुके होते हैं, सेटल हो चुके होते हैं, बाहर उनके घर बन चुके होते हैं। सब इदारों की बात कर रही हूँ मैं, सारी हमारी वो शामिल है। आप बड़ी अहम बात कर रही हैं, लेकिन सवाल का जवाब भी ये है, मैं दे रही हूँ आपको, जब मैं दे रही हूँ आप कानून पास करें, मैं यही कह रही हूँ। मुझे 3 महीने हो गए जो मैंने बिल जमा कर, सुनिए रुकावट कौन डाल रहा है आपके? वो सुनिए तो सही,
मैं आपको बता देती हूँ रुकावट भी, वो बिल मैंने जमा करवाया है कि ये हैव और हैव नॉट के दरमियान तवाज़ुन पैदा किया जाए, ना इनको इतनी कम दी जाए ना उनको। मैं ये थोड़ी कहती हूँ, जैसे जिन्होंने रोकना चाहा उन्होंने पहला सवाल मुझसे ये किया कि आप क्या चाहती हैं कि किसी सीओसी या किसी एमडी की तनख्वाह चपरासी के बराबर। मैंने कहा कतई नहीं, आप घुमाइए नहीं बात को, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वो चपरासी पेट भर के खाना खा ले, बच्चों की फीस दे दे और किसी घर में रहता हो और वो भी खा ले पी ले सब कर ले, लेकिन उसके घर में क्यों 4 गाड़ियां हो। सवाल नहीं क्या कि चपरासी अपनी बाइक में पेट्रोल डाल के जाले और ब्यूरोक्रेट जो है सरकार का पेट्रोल नहीं, न सिर्फ पेट्रोल बल्कि फैमिली के लिए अलग गाड़ियां होती हैं, और जब उनसे हिसाब मांगे जाते हैं, और मैं कैबिनेट डिवीजन में जो कायमा कमेटी है उसको मैं चेयर कर रही हूँ, मैंने अपने डिपार्टमेंट से 4 दफा मांगा, बिल्कुल गलत तफसील भेजी जाती है। तो आपके पास सुनिए, नहीं था कि ये सही तफसील नहीं, जबकि मैंने बताया कि मेरे पास जो गाड़ी मिली है वो बिल्कुल टूटी हुई है, वो जगह जगह खड़ी हो जाती है, तो जवाब ये आया कि हमारे पास तो खुद गाड़ियां खराब हैं हमारी। उसके बाद मैंने ये मंगवाया था कि मैं तो गुजारा कर लूंगी। सवाल ये है, अच्छा हमारे पास वो लिस्टें भी मौजूद हैं कि किसके पास क्या है। जो सालदार को नहीं कहा कि आप पेंशनरों के पीछे पड़े हुए हैं, आप जरा ब्यूरोक्रेसी के भी जरा पीछे पड़ जाए ना, कि उनको भी कहें कि आप कितनी मराद खत्म कर रहे हैं, आप कितनी लवाजमात खत्म कर रहे हैं, आपकी फैमिलीज को इतनी मराद देना बंद कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो कहा गया ये बिल्कुल। तो सुनिए, मेरा बिल तो क्यों नहीं हो रहा? मेरा बिल तो है ही, सुनिए, क्यों नहीं हो रहा? अरे सुन तो ले बात। जिस वक्त मेरा बिल पेश हुआ असेंबली से तो पास हो गया, क्योंकि ऐसी मेजोरिटी वहाँ मौजूद थी जो भुगत रही है। उसके बाद ये गया फाइनेंस कमेटी में। आप हैरान रहोगे, जहाँ के किसी वहाँ पे अगर कोई जवाब दे सकता है, उसका तरीका ये होता है कि जितने हमारे मेंबर्स MNA अवामी नुमाइंदे होते हैं, उनमें डिस्कशन होता है, उनकी वोटिंग की जाती है कि कितने हाँ कह रहे हैं, कितने ना कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी जो फाइनेंस में खातून मिनिस्टर आई हैं, वो तो बहुत समझदार और दर्दमंद दिल की हैं, लेकिन उनके बाद के नेक्स्ट ऑफिसर ने फौरन कहा कि हम इस बिल को तस्लीम नहीं करते। हुई जी ब्यूरोक्रेट ने। हाँ, वो होता कौन है कहने वाला ये, लेकिन उसके पास जरूरत पड़ी थी। जबकि स्टैंडिंग कमेटी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंटेरियन, सिर्फ पार्लियामेंट। हाँ, नहीं तो उसको चैलेंज किया हुआ मैंने, कहा वो होता कौन था ये कहने वाला। अच्छा। हाँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने, हमारी मैडम ने कहा है कि नहीं, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। और आप बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों के ऊपर हावी है। हाँ बिल्कुल हावी है, क्योंकि उसे अपनी उसका पता है, मुस्तकिल कुछ कर नहीं सकते, मुस्तकिल बोल दो नहीं, और खतरे बोल ले रही हूँ मैं, और इसमें रुकावट ब्यूरोक्रेसी खुद है। ब्यूरोक्रेसी खुद है, और हुकूमत इस पे कुछ नहीं कर सकती। करेगी हुकूमत अपने खुद परेशानियों में इतनी लगी। अभी IMF का मतला इतना चला हुआ था, लेकिन जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला PM से बैठ के बात करूंगी। जाहिर बात है, इलेक्शन आने वाला है। MQM के क्या इरादे लगते हैं? क्या MQM PDM के इत्तेहाद के साथ मिलकर कोई सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन का इरादा रखती है? उसमें पीपल्स पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद भी रहा है, इख्तलाफ भी रहा है, तो मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं? एक्चुअली देखिए, मैं तनहा तो नहीं बता रही, हमारे आजकल मीटिंगें हो रही हैं इस सिलसिले में, हमारे कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर, तमाम लोग बैठ रहे हैं और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, देखिए क्या बनता है। फिर उसके बाद जहाँ बेहतरी नजर आएगी उस पर अगर हुआ तो हम बिल्कुल अपोजिशन में बैठेंगे। जजेस की हालत आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक 2 ग्रुप बन चुके हैं। फायज ईसा साहब का स्टेटमेंट अलग आता है, अता बंदयाल साहब का स्टेटमेंट अलग आता है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए MQM माजी की रिस्टोरेशन का कोई मुतालबा तो नहीं करना चाह रही कि अगर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला तो माजी की MQM को भी रिलीफ दे दिया जाए? कोई ऐसा इरादा है? देखिए, MQM तो जिस वक्त मौजूद है वो सिर्फ MQM पाकिस्तान है यहाँ पर, और उसने पूरा स्टैंड लिया हुआ है इस वक्त अवामी मसाइल के ऊपर। तो हम आज भी उसी सब्र से काम कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर खालिद मकबूल साहब या पार्टी के सदारत के तौर पे चलाएंगे मामला, या क्योंकि पार्टी में बड़ी जमहूरियत है आपकी, तो चेंजेस भी होती रहती हैं कि आगे चल के और मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्या चेंजेस होनी है? बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब फौजी अदालतों के हवाले से भी एक स्टेटमेंट भी पार्लियामेंट में मामला चल रहा है कि ये मामला फौजी अदालतों में चलेंगे। आपका MQM का क्या स्टैंड है कि वो जो मुलव्वस जो भी कारकुन या सियासतदान या वर्कर थे जिन्होंने अस्करी अमलात पे हमला किया, उनका मामला फौजी अदालतों में चले, दीगर का आम सिविल अदालतों में चले, MQM का क्या स्टैंड है? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि फौजी अदालतों में मामला चलने को हम भुगत रहे हैं और आज तक भुगत रहे हैं कि छोटे छोटे मामूली मामलात पे, मैंने आपसे जैसे अभी पहले भी जिक्र किया था कि इन तमाम की फैमिलीज़ को मैं लुक आफ्टर करती हूँ।
फौजी मामलात में आप यकीन कीजिए कितने घराने बर्बाद हुए हैं। और एक तकलीफ दे बात यह है कि बहुत सारी जगह पे अदालत मजबूर हो गई है कहने पे कि इनके ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हो रही, लेकिन फौजी अदालत के अपने तरीक़ेकार होते हैं। हालांकि उनको कुछ चीज़ों की वजह से मुझे अफसोस भी होता है। देखिए, आप सारे इदारों को देख लीजिए, लेकिन एक फौजी इदारा हमारा ऐसा है कि उस पर हमारा पाकिस्तान मजबूत है। आज भी दुनिया हमसे अगर खौफ खाती है या डरती है तो इस इदारे को बदनाम नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के पीछे। और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी, बल्कि मैं इत्तेफाक से कुछ हमारे सिंध के जो रेंजर हेड के लोग आते रहे, तो पिछले एक रेंजर चीफ आए थे, उनसे मेरी तफसीली मुलाकात हुई और मुझे इतनी खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम कराची में अमन चाहते हैं। तो आप बताइए, उन्होंने कायम भी किया। हाँ, कायम भी किया। तो बिल्कुल आए थे उस वक्त हमारे यहाँ से कुछ लड़कों को अचानक छापे पड़े और रात में उठा के ले गए। मैं उनके पास गई थी बात करने के लिए। तो मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा देखिए अगर आप बुरा ना माने तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कि आप बताइए क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखिए, बाज़ औक़ात सियासी पार्टियों में भी सरबराह को नहीं पता कि नीचे क्या हो गया, कारकुन ने क्या गलती कर दी। इसी तरह से आपके यहाँ भी नहीं पता होता। आप कम से कम इतनी ट्रेनिंग ज़रूर अपने सिपाही की कीजिए कि अगर वो किसी को पकड़ने और छापा मारने जा रहा है तो अपने बूट से दरवाज़ा न खोले। चाहे कोई दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो, इस तरह ख्याल पकड़ लीजिए। और आप यकीन कीजिए कि इत्तेफाक से फिर वो जो 4 लोग उठाए गए थे, मैं गई थी, फिर उन्होंने सारी मालूमात ली, सब लिया, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं और उन्होंने 1 हफ्ते के बाद रिहा किया। मैंने कहा ये जिस वक्त रात इन लोगों को पकड़ के गए तो मेरी जिम्मेदारी होती, तो मैं फौरी तौर पर सुबह पहुंच गई। तो एक की बच्ची जो थी ना, उसके बहुत चोटें वगैरह लगी हुई थी, पड़ी थी, तो मैंने फिर कहा कि इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो फिर मैंने बच्ची से ये बताने लगी मुझे कि मैंने उनकी माँ से पूछा, तो उन्होंने कहा जब वो घसीट के ले जा रहे थे अब्बा को इसके, तो उन्होंने शायद बंदूक की नोक से धकेला होगा, कहा वो चोटें साफ नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा अच्छा बेटे किसी को बताएंगे नहीं, तुम चलो। मैं और उनकी माँ उसको लेके गए डॉक्टर के पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये गिर गई है, फ़ौरन खड़ी हो। डॉक्टर साहब मैं गिरी नहीं हूँ, मुझे रेंजर से मारा है। मैं एकदम ठिठक गई। फिर मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप पहले देखें। तो मैं उनको ये बताया, चीफ ऑफ रेंजर्स को, मैंने कहा देखिए बच्चे की ज़बान नहीं रोक सकते हम, बूढ़े की रोक सकते हैं। आखिर में मुझे इस तरह आपसे ये भी राय मालूम करना चाहूँगा, जो जजेस में अभी इख्तलाफ चल रहा है, अभी जो सबके सामने है, MQM क्या समझती है कि अब अदलिया जो है वो एक पार्टी बन चुका है, एक बायस्ड अदारा बन चुका है, क्योंकि दोनों जजेस और वहाँ पे एक राय क्रिएट हो रही है कि जजेस भी एक सियासी पार्टीज की तरह एफिलिएशन शो कर रहे हैं। देखिए मैं पर्सनली भी और MQM भी अदालतों का एहतराम करती है। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे, नहीं देखिए हो सकता है कोई से बेहतरी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो, जैसे हमने भी कोशिश की, और वो भी कि किसी तरह से मामला दुरुस्त। देखिए पहले अदालत ने जिस वक्त ये हमारी वो बनी थी ना कमेटी और हम नेगोशिएशन कर रहे थे, उस वक्त एक फैसला रोका हुआ था जज ने। उसने कहा था भी नेगोशिएशन हो रही है, चाहे कोई बेहतर फैसला हो जाए। लेकिन जब फैसला नहीं हुआ, गड़बड़ हुई, तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी का फैसला दिया। ज़ाहिर जज पूछ के तो नहीं करेगा फैसला, लेकिन हमारी सदा है इन जज से कि आप आपस में मशवरा करके कोलैबोरेशन करके फिर फैसले आप तो इन फैसलों तो नहीं है कि नहीं नाराज नहीं है, जजेस की इन्वॉल्वमेंट होती है कि आप जरा मिल लें, क्योंकि जजेस का काम तो नहीं है। नहीं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आपकी तकसीम से जहनों में तकसीम हो रही है यहाँ पे, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को। नाज़रीन किशोर ज़ाहिरा साहबा सां जे प्रोग्राम में ख़ुसूसी ॻाल्हि की तमाम सियासी मामलन ते भी ॻाल्हि की, मुआशी मामलन ते भी ॻाल्हि की, इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान मुदस्सिर खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते देर